एबीपी 24 न्यूज पर अब आपको कह दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकार दिया। जिसके लिए उन्होंने कहा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और साथ ही याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वाधिक संक्रमित 5 शहरों प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है, जिसको योगी सरकार ने नकार दिया और कहा कि लोगों के जीवन के साथ साथ ही गरीब की आजीविका भी बचानी है, इसलिए शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि कर्फ्यू जैसा माहौल जरूर रहेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि उचित इलाज के अभाव में लोग मर भी रहे हैं, जिसका अर्थ है कि समुचित विकास नहीं हुआ है और साथ ही अराजक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसी के साथ हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि रात का कर्फ्यू लगाकर सरकार सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। लोग अगर उचित चिकित्सा नहीं मिलने से मर रहे हैं तो इसमें सरकार का दोष है। 1 साल के अनुभव के बाद भी सीखने के बावजूद सरकार कुछ भी नहीं कर सकी। सरकार के पास चुनावों पर खर्च करने के लिए इतना पैसा है, लेकिन लोगों की सेहत के लिए नहीं। इसलिए हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकार कर दिया और कहा कि माना कि लोगों का जीवन अमूल्य है, लेकिन हमारा कर्तव्य यह भी है कि गरीब की आजीविका भी ना जाए, इसलिए हम शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। और अब इसके लिए योगी सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी है और मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। भारत में संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है, जिसको देखते हुए भारत के विभिन्न शहरों में पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन 26 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान दिल्ली मेट्रो ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। लॉकडाउन के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने पर 10 मेट्रो स्टेशन की एंट्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। दिल्ली में सरकार ने संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया है। डीएमआरसी के अनुसार राजबाग, मोहन नगर, राजीव चौक, नई दिल्ली, चांदनी चौक, एमजी रोड, कश्मीरी गेट आदि जगहों पर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री पर अस्थायी रूप से रोक लगी हुई है। इन मेट्रो स्टेशनों के निकास द्वार खुले रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार हालात सामान्य होने पर एंट्री खोल दी जाएगी। मेट्रो ने अपनी परिचालन के समय में भी बदलाव कर दिया है। उनके दौरान दिल्ली मेट्रो सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा की सुविधा मुहैया कराएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन के दौरान पीक आवर में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक मेट्रो की फ्रीक्वेंसी 30 मिनट की रहेगी। कोरोना का कहर इस कदर बढ़ गया है कि टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुके खिलाड़ी जो बेहद सुरक्षित माहौल में तैयारियां कर रही हैं, उनके बीच भी पहुंच गया है, जिसके चलते टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रही महिला बॉक्सर सिमरनजीत कौर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद दिल्ली के आईजी स्टेडियम में चल रहे ओलंपिक शिविर को बंद कर दिया गया है और साथ ही सभी नेगेटिव बॉक्सरों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। तो वहीं जो बॉक्सर, स्टाफ और अन्य लोग संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक में कई खिलाड़ियों ने अपना टिकट हासिल कर लिया है, जिनमें से एक महिला बॉक्सर सिमरनजीत कौर भी हैं, लेकिन अब वो कोरोना की चपेट में आ गई हैं, जिसके चलते उन्हें फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुके 3 शूटरों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद बॉक्सिंग फेडरेशन और साई ने टोक्यो का टिकट हासिल कर चुके
महिला बॉक्सरों का कैंप बंद करने का फैसला लिया है। अब फिलहाल संक्रमित खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया है और जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो उन्हें तैयारियों के लिए बेल्लारी भेजा जाएगा। इसी के साथ NRI ने सरकार से ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के लिए टीकाकरण की भी मांग की है। आपको बता दें कि संक्रमित पाए गए खिलाड़ियों में बॉक्सर, शूटर, एयर राइफल, पिस्टल के पुरुष और महिला शूटर भी शामिल हैं, जिसके बाद से कल से शुरू होने वाले शिविर को स्थगित कर क्रोएशिया में तैयारियों का फैसला लिया गया है। जहां संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। ऐसे में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने ये साबित कर दिया कि मुश्किल समय में भारतीय एक दूसरे की मदद के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसे समय में कई धार्मिक स्थल मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जहांगीर मस्जिद के संचालक ने अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए मस्जिद को एक कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है। उनके अनुसार मस्जिद में लोगों की जान बचाने से ज्यादा बेहतर कोई इबादत नहीं हो सकती। मस्जिद के संचालक इरफान शेख ने कहा, ये संकट का समय है। इस मुश्किल दौर से निपटने के लिए सरकार को घेरने की बजाय सभी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। संक्रमण के चलते मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। दूसरी ओर संक्रमितों की संख्या बढ़ने के चलते अस्पताल में बेड की कमी आ गई है। ऐसे में हमने इस मस्जिद को अभी कोविड भारत में राष्ट्रीय सर्विस सेंटर में तब्दील कर दिया है। फिलहाल इसमें 50 बेड ऑक्सीजन के साथ लगाए गए हैं। आगे उन्होंने कहा, मेरा मानना है मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सभी को इस संकट के समय में साथ मिलकर निपटना होगा। लोगों की जान बचाने में सहयोग करें, यही अल्लाह की इबादत है। इससे बढ़कर कोई और इबादत हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहे विवाद में याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ गया था, इसलिए मस्जिद की खुदाई करवाई जाए। ये दावा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त आंदोलन समिति के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट एक सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में किया है और कहा कि मूर्तियों को आगरा किले में बनी मस्जिद के नीचे दबा दिया गया और मंदिर के स्थान पर शाही मस्जिद ईदगाह को खड़ा कर दिया गया। महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने दावे में मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर प्रकरण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश देकर खुदाई करने और साक्ष्य जुटाने को कहा गया है, उसी प्रकार से शाही मस्जिद ईदगाह की भी खुदाई करने के आदेश किए जाएं ताकि मस्जिद के नीचे दबे मंदिर के साक्ष्य मिले और साफ हो कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था, जिसके लिए फिलहाल अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है। आपको बता दें, इसी प्रकार का मामला काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में FTC सिविल जज अदालत में चल रहा है, जिसके लिए अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई करके साक्ष्य जुटाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति अध्यक्ष ने भी शाही मस्जिद के लिए अदालत में मस्जिद की खुदाई करने और साक्ष्य जुटाने के आदेश करने के लिए मांग की है, जिसके लिए कहा गया है कि रेडियोलॉजी सिस्टम के आधार पर वर्तमान मस्जिद की खुदाई करवाई जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस कार्य के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई जाए, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हों, जिससे फैसला आने पर ये न लगे कि इसमें पक्षपात किया गया है। संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए भारत में टीकाकरण अभियान को भी बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन की खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करने के नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वैक्सीन लगाने के बाद टमाटर देने की पेशकश की गई है। बीजापुर नगर पालिका की ओर से वैक्सीन लगवाने वालों को टमाटर दिए जा रहे हैं। नगर पालिका अधिकारी के अनुसार संक्रमण से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण आवश्यक है। ऐसे में सब्जी विक्रेताओं से अपील की गई है कि वो नगर पालिका में टमाटर की आपूर्ति करें। तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण के बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने
बड़ा फैसला लेते हुए सेना प्रमुख MM नरवाने डिफेंस सेक्रेटरी और DRDO प्रमुख से कहा वो डिफेंस कैंट और DRDO के अस्पतालों में आम नागरिकों को भी इलाज की सुविधा मुहैया कराएं। रक्षा मंत्री ने सेना के सभी लोकल कमांडोज को अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद देने के लिए कहा है। भारत में कोविड-19 संक्रमण का कहर फैल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार महाकुंभ में श्री रामनवमी के स्नान के लिए मेला पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। मेले के लिए सुपर जोन और ऑफिसर तैनात किए गए हैं। संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप के मद्देनजर शाही स्नान, श्री रामनवमी, चैत्र पूर्णिमा और 27 अप्रैल को शाही स्नान को भी सकुशल कराना पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। कोविड-19 संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में महाकुंभ को सकुशल कराना पुलिस के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। IG कुंभ संजय गुंजियाल के अनुसार 21 अप्रैल को होने वाले रामनवमी पर स्नान पर भी शहरवासियों को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अपर रोड हर की पौड़ी से भीमगौड़ा व नगर कोतवाली से गेट पर ई-रिक्शा को नहीं चलाना दिया जाएगा। स्नान को लेकर सभी सुरक्षा कर्मियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी पुलिसकर्मी व अर्धसैनिक बलों के जवान ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा कर्मियों को फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर भी दिया गया है। पुलिसकर्मियों के बचाव के साथ साथ श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी और मास्क पहनने की अपील भी की गई है। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर ने तूफान का रूप धारण कर लिया है। बेकाबू होती संक्रमण के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस महामारी के संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी के 2.59 लाख से ज्यादा नए मरीज पाए गए हैं। सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होने लगी है। महामारी के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। 2,59,170 से ज्यादा मरीज मिलने के साथ ही 1,761 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 1,54,761 लोगों के डिस्चार्ज होने के साथ ही इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,31,08,000 के पार है। इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,53,21,000 के पार है। इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,80,000 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 20,31,977 है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 12,71,29,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। दो 2019 में चीन के शहर वुहान से निकले कोविड-19 वायरस ने आज भी पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। ये संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस महामारी के कारण कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन इजराइल में 81% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक लगा दी गई है, जिसके बाद वहां के प्रशासन ने लोगों को ये आदेश देते हुए कहा कि वो अपने चेहरे से मास्क उतार सकते हैं। इस संक्रमण का प्रकोप पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जब यह संक्रमण फैला था तो इससे बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन बनने से पहले मास्क को कारगर हथियार बताया था, मगर अब इजराइल प्रशासन ने अपने लोगों को ये आदेश देते हुए कहा है कि वो अपने चेहरे से मास्क हटा सकते हैं। इस आदेश के बाद लोगों ने अपने चेहरे से मास्क उतार फेंका और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। इजराइल में 16 से अधिक उम्र के 81% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन में तेजी के साथ ही यहाँ संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। हालांकि इजराइल में प्रशासन द्वारा सख्ती अभी भी लागू है। विदेशियों की एंट्री और बिना टीका लगवाए लोगों का प्रवेश सीमित है, मगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल ने देश में
नए भारतीय वेरिएंट के 7 केसों का पता लगाया है। इस मामले की जांच की जा रही है, मगर देश के प्रधानमंत्री के अनुसार संक्रमण के जीतने के मामले में वो इस दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि लड़ाई अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। आईपीएल का कल का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने गेंदबाजों के दम पर राजस्थान रॉयल्स को 45 रन के बड़े अंतर से हराकर सीजन की दूसरी जीत अपने नाम कर ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 188 रन बनाए। हालांकि चेन्नई की शुरुआत कुछ खास नहीं थी। ऋतुराज जल्द ही अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन इसके बाद फॉफ डुप्लेसिस ने तेज रन बनाकर रन रेट को बढ़ाया, लेकिन डुप्लेसी भी ज्यादा समय तक नहीं खेल सके और 17 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए चेन्नई ने आखिरकार 188 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और एक के बाद एक धुरंधर बल्लेबाज आउट हो गए, जिसमें संजू सैमसन भी सिर्फ 1 रन बनाकर ही आउट हुए। तो वहीं जोश बटलर ने एक छोर को संभाले रखा, मगर 49 रन पर वो भी आउट हो गए। जोश बटलर के आउट होने के बाद राजस्थान की टीम पूरी तरह बिखर गई और देखते ही देखते एक के बाद एक सभी खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।